So everyone, we are starting chapter 2 in your cost management. वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर, और वो सेकंड चैप्टर जिसमें से आपको 15 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा, प्रोसेस कॉस्टिंग। इससे पहले जो लोग भी रिकॉर्डिंग्स देखते हैं, सबने अगर होमवर्क कर लिया है, कोई डाउट्स हैं तो आप उसके लिए मैसेज कर सकते हो। कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग हमारा ओवर हो गया है यहाँ पर लाइव क्लासेस में। ये बढ़ते हैं प्रोसेस कॉस्टिंग। वी आर स्टार्टिंग न्यू चैप्टर एज ए चैप्टर 2 ऑफ आर सेम 4 कॉस्टिंग सिलेबस। प्रोसेस का मीनिंग क्या होता है? यस एवरीवन, किसी के पास कोई एग्जांपल है कि प्रोसेस ये होता है सर? यस सर, बेसिकली जब हम इनपुट को आउटपुट कन्वर्ट करते हैं, लाइक जब रॉ मटेरियल्स दे गेट कन्वर्टेड इनटू द फिनिश्ड प्रोडक्ट, तो जिस प्रोसेस के थ्रू जाते हैं, तो प्रोसेस। हाँ, इकोनॉमिक्स, अब लाइक अकाउंट्स, फॉर सब नॉलेज डाल दिया एग्जांपल, ना, ब्लेंड कर दिया सब। यस यस, बोलो बोलो। लाइक जैसे इफ आई वांट टू मेक फर्नीचर, तो वुड का वगैरह उसको प्रोसेस कर तो लाइक बेसिकली इनपुट्स को जब आउटपुट में कन्वर्ट हाँ, किया जाता है, दैट इज कॉल्ड मैन्युफैक्चरिंग, प्रोडक्शन प्रोसेस, एक ही बात है। एग्जैक्टली बेटा, एक्सीलेंट। अगर हम अपने इनपुट को आउटपुट में कन्वर्ट करते हैं तो वहां एक प्रोडक्शन प्रोसेस होती है, मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस होती है। दैट्स व्हाई यू आर कॉल्ड मैन्युफैक्चरर। हर वो कंपनी एक मैन्युफैक्चरर है जो रॉ मटेरियल से फिनिश गुड्स बनाती है। अब आपके पास आसपास जहां आप बैठ के ले रहे हो क्लास, आसपास बेटा घुमा के देखो फेस को, आपको हर चीज एक कंपनी की मिलेगी जो किसने बना के दी है। मे बी वो टेबल, वो चेयर, वो फैन, एसी, रूम, जो भी कुछ आपके सामने नजर आ रहा है, रूम के अंदर जो प्लग स्विच बोर्ड दिख रहा है, लाइट दिख रही है आपको, एलईडी लाइट दिख रही है, लैपटॉप, इवन मोबाइल, ये सब कुछ बेटा हमारे इस चैप्टर की एग्जाम्पल्स है। क्योंकि सब के सब किसी रॉ मटेरियल से बने हैं, वो एक प्रोसेस में से होकर निकले हैं, और वो प्रोसेस एक सिंगल प्रोसेस नहीं हो सकती कभी भी। वो डिफरेंट डिफरेंट प्रोसेसेस होती हैं जिसके थ्रू एक प्रोडक्ट अपनी फिनिश्ड स्टेज पे जाके पहुंचता है। तो मैंने आपको ऑलरेडी बताया बेटा, ये चैप्टर्स आपके सेम 4 के सिलेबस के लिए अकेले इंपॉर्टेंट नहीं है, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू या मार्क्स के लिए नहीं कर रहे हैं हम। ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर्स है जो आगे बहुत डिटेल में आने वाले हैं। जैसे ही आप मास्टर डिग्रीज में जाओगे, प्रोफेशनल डिग्री जो भी आप लोगे, उनमें जहां भी अकाउंट्स होगी वहां यही सेम 3, सेम 4, सेम 5, सेम 6, ये चारों सेमेस्टर्स बहुत डिटेल में आते हैं आपको आगे आके। फाइनेंशियल कॉर्पोरेट तो बहुत कम स्कोप रह जाते हैं आगे आके, लेकिन ये 4 सेमेस्टर्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि पर्टिकुलर अकाउंटिंग को शो करते हैं। तो जहां भी प्रोसेस कॉस्टिंग हो रही है, मींस वो कहां हो रही है? जहां मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस हो रही है, जहां हम इनपुट को आउटपुट में कन्वर्ट करते हैं। अब मोस्टली जो आपका सिलेबस है या जो एग्जांपल्स हैं वो क्या है बेटा? हमारा प्रोडक्ट 3 स्टेजेस में से निकलता है, 3 स्टेजेस, प्रोसेस 1, प्रोसेस 2, प्रोसेस 3। और हम ये वाले क्वेश्चन नहीं करने वाले, ये सब बेकार क्वेश्चंस हैं, इससे कुछ फायदा नहीं होता, ये बहुत इजी क्वेश्चंस हैं। मैं आपको वो 3 क्वेश्चंस करवाऊंगा जिनमें से एक पक्का आएगा, पहले से पता है कि ये 3 में से ये एक आना है। बाकी आप करना, आपका टाइम है, आपके टाइम हुआ तो करना, ये आपकी प्रोसेस होगी। मैं आपको साथ साथ में होमवर्क बताता रहूंगा और साथ में डाउट्स भी लेते रहेंगे, बट वो सब कुछ आपका वर्क होगा करने वाला। मेरा जो क्वेश्चन है आपके साथ करने वाला, जिसके थ्रू आपको ओवरऑल पूरा कॉन्सेप्ट समझ आ जाएगा। एंड सेकंड, इस चैप्टर के 3 पार्ट्स हैं बेटा। ये एक कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग से भी लॉन्ग चैप्टर है, बिकॉज इसके अंदर 3 पार्ट्स हैं। पार्ट 1 जो मैं आज आपके साथ स्टार्ट करूंगा, उससे रिलेटेड 3-4 क्वेश्चन मैं करवाऊंगा, बाकी आप जितने मर्जी करते रहो, आपकी चॉइस। जो मैं करवाऊंगा उसी में से एक क्वेश्चन आता है, अगर इस पार्ट में से आएगा। पार्ट 2 एक डिफरेंट पार्ट है, उसमें पार्ट 1 यूज होता है, बट एक न्यू प्रेजेंटेशन के साथ, एंड पार्ट 3 टोटली डिफरेंट है। उसमें पार्ट 1 और पार्ट 2 की बात आती ही नहीं कहीं, थोड़ी बहुत आती है। मतलब प्रोसेस कॉस्टिंग चैप्टर को 3 डिफरेंट स्टेजेस में से निकाला जाता है। स्टेज 1 बेसिक है, स्टेज 2 उसका आगे का लेवल है, स्टेज 3 लेवल 1 लेवल 2 दोनों को मिला के आगे बढ़ती है। तो जब हम कुछ भी एक नया लेवल स्टार्ट करेंगे तो उसका ज्यादा लिंक नहीं होगा। तो इसलिए एग्जाम में जब क्वेश्चन आता है प्रोसेस कॉस्टिंग का, अभी इंट्रो पार्ट चल रहा है एवरीवन, कुछ ज्यादा नहीं हुआ,
ठीक है, अदर थिंग्स डिस्कस हो रही थी। तो जब हम प्रोसेस कॉस्टिंग के अंदर लेवल 1 में जाएंगे तो उसके कुछ एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। फिर लेवल 2 लेवल 3 एग्जामिनर जब एक क्वेश्चन लेता है प्रोसेस कॉस्टिंग में से तो उसके पास भी ये 3 लेवल्स होते हैं। तो हमें बस ये देखना होता है कि इस बार क्वेश्चन किस में से आया, पार्ट 1 में से आया या पार्ट 2 में से या इसमें से। तीनों इंपॉर्टेंट है इक्वली। यू कांट से सर हमेशा पार्ट 1 ही आता है। आप जब 10 इयर्स में जाओगे फाइनल टच में या डीपीटी जो भी बुक्स आपके पास होती हैं, आप देखोगे कि हर पार्ट में से क्वेश्चन आया हुआ है, तो जाके चैप्टर एंड होगा। तो आज स्टार्ट हो रहा है तो इसका एक टाइम लगता है वो एंड होने में चैप्टर को। तो मैं बेटा पार्ट 1 स्टार्ट कर रहा हूँ, जो कि एक बेसिक पार्ट है जो हमें ये समझाएगा कि 3 प्रोसेसेस क्या होती हैं, प्रोसेस ए, प्रोसेस बी, प्रोसेस सी, या 3 प्रोसेसेस। एक प्रोडक्ट जब अपनी फिनिश्ड लेवल तक पहुंचता है, हम सबने बेटा +1 से पढ़ते आ रहे हैं कहीं ना कहीं कि हमारे पास 3 स्टेजेस होती हैं। एक इन्वेंट्री का रॉ मटेरियल स्टेज, दूसरा वर्क इन प्रोग्रेस एंड देन फिनिश प्रोडक्ट। हाँ, ये 3 चीजों को अभी आप देखोगे इस चैप्टर में। हम रॉ मटेरियल से स्टार्ट करके फिनिश प्रोडक्ट तक पहुंचेंगे। तो पार्ट 1 मैं स्टार्ट कर रहा हूं यहां से, जहां आपको बेसिक समझाए जाएंगे कि 3 प्रोसेस अकाउंट कैसे बनते हैं और तीनों प्रोसेस के स्टॉक काउंट्स कैसे बनते हैं। प्रोसेस ए का भी स्टॉक काउंट होगा, प्रोसेस बी का भी, प्रोसेस सी का भी। बट यू सी फर्स्ट क्वेश्चन में ऐसा नहीं मिलेगा, बेकार क्वेश्चन है, आप जब मर्जी कर लेना, चाहे सीधा सॉल्यूशन में से ही ओरली पढ़ लेना। सेकंड क्वेश्चन आपके पैटर्न में नहीं है, क्रॉस कर सकते हो इसको आप। थर्ड क्वेश्चन वेरी इजी क्वेश्चन, ये आज की क्लास के बाद कभी भी कर लो, यू नो। फोर्थ क्वेश्चन आपके पैटर्न में नहीं है, स्टेटमेंट मैच करते रहना, ठीक है, लाइक दैट। ये हम काम कभी भी ऐसा आपको नोट करवा देंगे। मेन हम अब चलते हैं अपने मेन क्वेश्चन की तरफ, जो है क्वेश्चन नंबर 14 इन माय बुक, सेकंड लास्ट क्वेश्चन फ्रॉम पार्ट 1। अब जो मैंने बातें बताई ना वो आपको समझ आएंगी कि क्यों बताई हैं। पार्ट 1 टिल 15 क्वेश्चंस है और पार्ट 2 स्टार्ट्स फ्रॉम इंटर प्रोसेस प्रॉफिट, जहां एक डिफरेंट प्रेजेंटेशन है, बट इसके 2 या 3 क्वेश्चन दिए हैं, ज्यादा दिए, इसलिए पार्ट 2 ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। मोस्टली या तो क्वेश्चन पार्ट 1 में से आता है या पार्ट 3 में से आता है, ठीक है। बट पार्ट 2 में से ऐसा है कि नहीं आएगा, वो बात नहीं है। देन इक्विवेलेंट प्रोडक्शन के नाम से हमारा पार्ट 3 स्टार्ट होता है। तो आप किसी भी यूनिवर्सिटी में हो, किसी भी सेमेस्टर में हो, मींस बीबीए बीकॉम कुछ भी है बेटा, कॉस्ट काउंटिंग जब भी आएगी वहां प्रोसेस कॉस्टिंग चैप्टर आपको स्टैंडर्ड फॉर्म में मिलेगा 3 लेवल्स में। तो हमें इन तीनों लेवल्स को समझना है। तो आज मैं लेवल 1 स्टार्ट कर रहा हूं, विच इज कॉल्ड एलिमेंट्री लेवल, प्रोसेस अकाउंट्स, जिसको क्या बोलते हैं, प्रोसेस अकाउंट्स। और वो है क्वेश्चन नंबर 14 या 15 में से कोई भी एक कर सकते हैं हम। तो मैं सॉल्यूशन के ऊपर देख लूं, याद आ जाएगा कि कौन सा क्वेश्चन बढ़िया है इनमें से करने के लिए। क्वेश्चन नंबर 15 में आइए। अल्टीमेट क्वेश्चन है बेटा क्वेश्चन नंबर 15। अगर आपने ये कर लिया तो फर्स्ट 14 क्वेश्चंस आपको ऑलरेडी आते होंगे, ठीक है। दिस इज द मेन क्वेश्चन। 15th आपकी बुक्स में भी 15th है एवरीवन? यस सर, यस सर। और यही लास्ट क्वेश्चन है इस पैटर्न का। हाँ, फिर इसके बाद इंटर प्रोसेस प्रॉफिट है। हाँ, वो सेकंड पार्ट है, सेकंड पैटर्न है, ठीक है बेटा। तो आज मैं आपको 15 क्वेश्चन स्टार्ट करवा रहा हूँ, ट्राई करेंगे इसको ओवर करने की, और इसके बेस पे थोड़ा बहुत होमवर्क आप कर सकते हो आज, अदरवाइज कंप्लीट होमवर्क आपको नेक्स्ट क्लास तक मिल ही जाएगा पार्ट 1 का, ठीक है। फिर पार्ट 2 स्टार्ट होगा। तो रीड करो बेटा, बुक आपके सामने है एवरीवन। द प्रोडक्ट ऑफ ए कंपनी passes through 3 different stages. This is a standard line in every question of the chapter.
प्रोसेसेस के नेम है बेटा ABC 1 2 3 एंड फर्दर इंफॉर्मेशन आर गिवन टू यू। तो आप बेटा पूरा फोकस अपना प्रोसेस ए की तरफ लेके आओ। प्रोसेस ए की इंफॉर्मेशन क्या दी है आपको, और वहां से हमें सीखना है प्रोसेस ए अकाउंट कैसे बनता है, एंड यू शुड मेक पैरेलल। ओके बेटा, यू शुड मेक पैरेलली एवरीवन, साथ साथ में बनाइए। ओपन कर लो प्रोसेस ए अकाउंट। ये एक स्पेशल अकाउंट है जिसमें 2 कॉलम्स हैं। वन इज क्वांटिटेटिव कॉलम अमाउंट का, सेकंड ओनली यूनिट्स का कॉलम। क्योंकि रॉ मटेरियल के यूनिट्स होते हैं ना, कि हमने 2000 यूनिट्स मशीन में इंसर्ट किए, मशीन में इनपुट 2000 यूनिट्स की गई, तो मशीन में से आउटपुट भी तो 2000 यूनिट्स की निकलेगी ना। तो उसके अंदर नॉर्मल लॉस, एबनॉर्मल लॉस, ये सब बातें आएंगी इस क्वेश्चन के थ्रू सामने। जैसे बन जाए बेटा बता देना अकाउंट, अभी कुछ लिखना नहीं उसके अंदर। यस सर, मेड। बन गया। ठीक है, तो बेटा क्वेश्चन रीड करो। प्रोसेस ए का रॉ मटेरियल कितना है, चेक करो, ढूंढो, नहीं मिलेगा तो मैं समझाता हूं। 8000। 8000 8000 क्या? मटेरियल कंज्यूम्ड इन प्रोसेस 1 कितना मटेरियल कंज्यूम्ड है? 8000। वो तो है ही है, बट यहाँ पे आपको समझना है कि रॉ मटेरियल भी 2 तरह का होता है। एक बेसिक रॉ मटेरियल जिसको हम क्वांटिटी मानते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल आप नहीं, सिर्फ दो वहाँ पे लिखा हुआ है कि 2000 यूनिट्स ऑफ क्रूड ऑयल मटेरियल वर इंट्रोड्यूस्ड इन प्रोसेस ए। हाँ, ये समझा रहा हूँ मैं आपको कि 2 तरह के रॉ मटेरियल होते हैं, एक डायरेक्ट और एक इनडायरेक्ट। जो डायरेक्ट रॉ मटेरियल है वो आपके लिए मेन होता है। वो कितने का है डायरेक्ट रॉ मटेरियल? 2000 नहीं, 2000 यूनिट्स एट द रेट ₹8 पर यूनिट। मिल गया आपको? यस सर। और दूसरा रॉ मटेरियल इनडायरेक्ट है, जैसे कोई केमिकल्स हो सकते हैं या फ्लेवर हो सकता है। अब देखो बेटा, फॉर एग्जांपल आप आइसक्रीम बना रहे हो, तो आइसक्रीम का बेसिक रॉ मटेरियल क्या होगा? क्या होगा? आइसक्रीम किससे बनती है? प्लास्टिक से? आइस। आइस से कहाँ बनती है? जब हम खा रहे हैं तो आइस आ रही है हमारे अंदर। व्हाट वी आर कंज्यूमिंग? जब मैं आइसक्रीम कंज्यूम कर रहा हूं तो मेरे अंदर क्या जा रहा है? वो किस चीज का बना है? प्लास्टिक का, आयरन का, पेपर का, क्या किसका बना है आइसक्रीम? आप लोग कभी कोई घर का काम करते लगते नहीं मुझे, किसी को नॉलेज ही नहीं, किचन के बारे में नॉलेज ही नहीं किसी को। सर मिल्क का होता है, क्रीम का होता है, हाँ, ऐसा कुछ। ये कौन बोला? तनिषा? यस सर। हाँ, तनिषा थोड़ा हेल्प करते हैं मदर को कुकिंग में, आई थिंक। बाकी किसी को पता ही नहीं कि आइसक्रीम मिल्क की बनती है। वो कहते थे हम तो सिर्फ अमूल आइसक्रीम लेके आते हैं, हम तो रेडीमेड लेके आते हैं, हमें नहीं पता किसकी बनती है। तो बेटा समझ लीजिए, जब आइसक्रीम खा रहे हो वो मिल्क और मिल्क प्रोडक्ट की ही बनती है, प्लास्टिक की या पेपर की या आइस की नहीं बनती। आइस एक उसका सब रॉ मटेरियल हो सकता है, उसको फ्रीज करने के लिए या थोड़ा सा उसके अंदर मिक्स भी कर सकते हैं वो मे बी, बट बेसिकली हम मिल्क की फॉर्म को चेंज कर रहे हैं आइसक्रीम बनाने के लिए। तो मिल्क कितना लिया मैंने बेटा? वो मिल्क और वो क्रीम कितनी ली, उसकी क्वांटिटी होती है 2000 किलोग्राम्स मिल्क लिया, जो ₹8 पर किलोग्राम के हिसाब से मुझे मार्केट से मिल रहा है। तो 16,000 का तो मैंने उसके अंदर मिल्क या क्रीम डाल दी। पर आपको बता आइसक्रीम के अंदर कुछ और भी तो होता होगा, मिल्क या फ्लेवर के अलावा, सॉरी मिल्क या क्रीम के अलावा। ये तो हो गया बेस मटेरियल, बड़े वाला मटेरियल। अब इसके अंदर चॉकलेट, ड्राई फ्रूट्स, नट्स यू कैन से, या
और फ्लेवर डलता होगा, स्वीट जैसे शुगर होगी, ये सब डलता है। देन यू कैन से आइस भी डलती है सर, ओके वही मान लेते हैं। ये सब कुछ हम उस मिल्क के अंदर क्रश करते हैं, उसमें सब मिक्स करते हैं, तो जाके एक बढ़िया सी टेस्टी आइसक्रीम सामने आती है। तो वो हो गया इनडायरेक्ट रॉ मटेरियल। लेकिन ये नहीं कि हम स्वीट्स खा रहे हैं, इनमें शुगर कंज्यूम कर रहे हैं। आइसक्रीम के दो मटेरियल हो गए, एक जिससे वो बनती है, सेकंड एक उसके अंदर चीजें और मिक्स की जाती है, एड ऑन, है ना, टेस्ट बढ़ाने के लिए। ये दो रॉ मटेरियल है मेरे, जिसके अंदर क्वांटिटी किसी एक की दी होगी। इसका मतलब दिस इज नॉट द मेन, दिस इज ओनली द फ्रेगनेंस। फ्रेगनेंस है ये, जस्ट फ्लेवर है, वो जस्ट ऐसे ही हल्का सा उसमें मिक्स कर दिया तो आपको फ्लेवर आ गया उस चीज का। तो वो हो सकता है जिसका कोई वेट नहीं है। तो इट मीन मेरे इन दो रॉ मटेरियल में से किसका वेट है, 2000 यूनिट्स का वेट है। और सेकंड जस्ट मे बी एक रॉ मटेरियल एज ए केमिकल है जो उस प्रोडक्ट के अंदर डल रहा है ना, फ्रेगनेंस के लिए या टेस्ट के लिए। फिर उस प्रोडक्ट को बनाने के लिए लेबर है। लेबर दो तरह की होती है, जैसे मटेरियल डायरेक्ट भी होता है और इनडायरेक्ट भी, ऐसे ही लेबर भी दो होती है, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। डायरेक्ट लेबर को बोलते हैं सिंपल मेन लेबर जो उस प्रोडक्ट को बना रही है, और इनडायरेक्ट लेबर, इनडायरेक्ट रेंट, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस सबके सब होते हैं ओवरहेड्स। तो इन चार वर्ड से आप ऑलवेज नोन टू हो, जब आपने सेम 3 में कर लिया, रॉ मटेरियल प्लस लेबर इज इक्वल टू प्राइम कॉस्ट, राइट एवरीवन। डायरेक्ट मटेरियल डायरेक्ट लेबर इज इक्वल टू प्राइम कॉस्ट प्लस इनडायरेक्ट दैट इज कॉल्ड ओवरहेड्स इज इक्वल टू टोटल कॉस्ट। तो वो आपके सामने है। एनीथिंग एल्स? डेबिट साइड कंप्लीट होगी सबकी? यस सर। हम यहाँ पे क्या बना रहे हैं, याद है सबको, प्रोसेस अकाउंट्स, जिसमें फर्स्ट प्रोसेस की बात हो रही है, प्रोसेस ए अकाउंट्स, प्रोसेस ए अकाउंट। और इसकी एक डेबिट साइड है और क्रेडिट साइड, लेकिन डेबिट क्रेडिट वर्ड लिखना नहीं, बिकॉज इट्स नॉट ए फाइनेंशियल अकाउंटिंग। हम जस्ट उसका एक फॉर्मेट यूज कर रहे हैं, टू एंड बाय, सो दैट वो हम यूज टू हैं इसको लेके। तो इसलिए लेफ्ट साइड पर है हमारे सारे के सारे एक्सपेंसेस, ऑल दीज एक्सपेंसेस सबको ऐड कर लो, इज इक्वल टू 38,000। 2000 यूनिट्स इसके अंदर हैं रॉ मटेरियल की। जब बेटा मैंने, अब ध्यान सुनना हर बात, मैंने 2000 यूनिट्स को प्लस अदर मटेरियल एंड लेबर प्रोसेस किया, तो मशीन में से कितने यूनिट्स बाहर आ रहे हैं चेक करो। अब आपको क्वेश्चन में दिया है 40 यूनिट्स नॉर्मल लॉस हो रहे हैं 1950 और 40 यूनिट्स भी दिया होगा। 2% लॉस होता है। 2% लॉस होता है। नॉर्मल लॉस क्या नॉर्मल लॉस? नॉर्मल लॉस। यस, नॉर्मल लॉस को लेके भी आप नोन टू हो कि ये ड्यू टू नेचर होता है। जैसे बेटा कुछ प्रोडक्ट्स डस्ट बन जाते हैं, कुछ मशीन के अंदर ही रह जाते हैं, कुछ चीजें इवेपोरेट हो जाती हैं, कुछ लिक्विड लीक हो जाता है। जैसे हम जूस निकाल रहे हैं तो कुछ जूस तो जूसर के साथ लग जाएगा, वो तो आप बाहर निकाल ही नहीं पाओगे, मतलब वो तो या वो उसके वेस्ट में ही रह जाएगा। तो ये नॉर्मल लॉस है जिससे तुम कभी रोक नहीं पाओगे, ना इसका इंश्योरेंस मिलता है, ये होके ही रहेगा क्योंकि वो एक उसका नेचर है। सब जानते हैं, कंसाइनमेंट चैप्टर की हमने। बाय नॉर्मल लॉस 2000 यूनिट्स जो मैंने इनपुट डाली थी, दिस इज कॉल्ड इनपुट। जो आप बोल रहे थे ना इनपुट को आउटपुट में कन्वर्ट करना है, दिस इज कॉल्ड इनपुट एंड दिस इज आउटपुट। और इसके बीच की प्रोसेस को बोलते हैं प्रोडक्शन प्रोसेस। तो 2000 यूनिट्स का 2% पार्ट 40 यूनिट्स हमारा लॉस हो जाएगा, दैट इज कॉल्ड एबनॉर्मल नॉर्मल लॉस। बट समटाइम्स हम इस नॉर्मल लॉस को सेल कर सकते हैं, सेल आउट कर सकते हैं। मतलब ऐसा होता है ना कि इतना जूस तो खराब हो जाएगा, लेकिन वो सेल होता है, वो किसी और के काम की चीज है। ऐसे हर प्रोडक्ट का एक वेस्ट होता है और वो वेस्ट का कोई यूज होता है कुछ, नॉर्मल लॉस। तो वो कितने में सेल हो रहा है चेक करो, लिखा हुआ है बेटा 1 रुपीज पर यूनिट में सेल हो रहा है। कितने में सेल हो रहे हैं? 1 per unit।
जहां जहां भी पॉइंट्स मिलते जाएंगे उनको टिक करते जाना। तो सर ये कैसे डिसाइड हुआ कि ये जो आपकी नॉर्थ, साउंड नहीं आ रही तनिषा। सर ये कैसे डिसाइड हुआ कि जो अभी हमने लॉस कंसिडर किया है 2% वाला, वो हमने नॉर्मल लेना है? देखो बेटा, जो पहले से पता है वो नॉर्मल ही होता है। क्या एबनॉर्मल लॉस के बारे में पहले से पता होता है हमें? सर यहाँ पे पास्ट एक्सपीरियंस लिखा है, इसीलिए हमने कंसिडर किया है। हाँ, यही है। इट इज फ्रॉम पास्ट एक्सपीरियंसेस दैट लॉस इन ईच प्रोसेस इज इंकर्ड। या वैसे भी बेटा, अगर आपको पता है कि ये लॉस हमेशा होता ही होता है तो वो नॉर्मल लॉस ही होगा ना। एबनॉर्मल लॉस को आप कैसे जज कर सकते हो पहले से? वो तो बाद में सामने आएगा अगर हुआ तो, नहीं तो कोई बात नहीं। नॉर्मल लॉस तो हमेशा होगा। तो जो पास्ट एक्सपीरियंसेस बताते हैं कि सर ऐसा होता है कि जब ना हम 100 kg रॉ मटेरियल मशीन में डालते हैं तो बाहर 90-80 आता है। ये हमारे एक्सपीरियंसेस हैं। इट मीन 2 kg रॉ मटेरियल लॉस्ट हो जाता है मशीन के अंदर ही। ये हमारे एक्सपीरियंसेस है। ये फिक्स होते हैं, 2% 5% दिए होते हैं, तो ये नॉर्मल लॉस है। एबनॉर्मल लॉस तो मुझे पता नहीं होगा। लॉस बाय एक्सीडेंट बताओ ना, लॉस बाय एक्सीडेंट कब होने वाला है? यू डोंट नो, हाउ कैन यू से? राइट, मुझे नहीं पता कब होगा। दैट इज कॉल्ड एबनॉर्मल लॉस। हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता, डिपेंड करता है वो। सो दैट इज कॉल्ड नॉर्मल लॉस। 40 यूनिट्स आ गए, 2000 का 2%, और 40 रुपीज में सेल हो गए। आपके 40 रुपीज मीन्स रिकवर हो गए डेबिट साइड में से। अब आगे आते हैं, 1950 यूनिट्स हमारी आउटपुट है। ये कहां जा रहे हैं 1950 यूनिट्स? प्रोसेस बी में। प्रोसेस बी में, यस। तो जो प्रोसेस ए से प्रोसेस बी में जाएगा वो प्रोसेस ए के लिए क्या है? उसका आउटपुट। प्रोसेस ए का क्या है? आउटपुट। आउटपुट। और प्रोसेस बी का क्या है? इनपुट। इनपुट। क्योंकि प्रोसेस ए वाले अपना प्रोसेस कंप्लीट करके जब बी वालों को देंगे तभी तो उसके ऊपर वर्क करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, एक गाड़ी मैन्युफैक्चर होती है बेटा, तो गाड़ी क्या एक ही स्टेप में बन जाती है सारी? जैसे उन्होंने इस तरह से ऐसे कुछ किया, गाड़ी बन गई। या उसके प्रोसेस होती होंगी। प्रोसेस ए क्या होती होगी? आई थिंक चैसी, गाड़ी का बेसिक प्लेटफॉर्म, जहां डिसाइड होता है कि गाड़ी की लेंथ क्या रहेगी, वो एक हैचबैक कार होगी या सेडान होगी या वो एसयूवी होगी, वो पहले डिसाइड होता है। उस हिसाब से हम बोलते हैं कि ये स्मॉल कार में आती है, ये बिग कार में आती है, ये एसयूवी कैटेगरी में आती है। एसयूवी कैटेगरी थोड़ी कॉस्टली रेंज बन जाती है। तो ये पहले डिसाइड होता है। ये पहली प्रोसेस है उसका, चैसी या प्लेटफॉर्म बनाना। उसके बाद ये बनाने के बाद वो डिपार्टमेंट ये सब कुछ बी डिपार्टमेंट को दे देता है। वो लोग उसके ऊपर फिर एक गाड़ी बनाते हैं। मींस उसके ऊपर वो सब डिजाइन होता है, सीट्स डिजाइन होती है ना, वो सब चीजें। और थर्ड डिपार्टमेंट फिर उस गाड़ी को कलर करता है, पेंटिंग होती है। फोर्थ डिपार्टमेंट एक्सेसरीज ऐड करता है, स्टीयरिंग लगाता है उसके अंदर, टायर्स लगाता है। तो बेटा एक कार की मैन्युफैक्चरिंग में अगर तुम जाओगे ना, आपको बेस्ट एग्जांपल मिलेगी। देयर आर सो मैनी प्रोसेसेस, सो मैनी। जब तक गाड़ी सेल नहीं होती ना, वो प्रोसेस चलती रहती है। कंप्लीट कार एक कस्टमर को हैंड ओवर की जाती है। कुछ प्रोसेसेस डीलर के एंड पे भी होती हैं। ये सब प्रोसेसेस का पार्ट है। तो वो एग्जांपल है। तो प्रोसेस ए का जो आउटपुट है वो प्रोसेस बी का इनपुट है। आपको तो सर क्वेश्चन आप में प्रोसेस ए स्टॉक अकाउंट की जगह प्रोसेस बी अकाउंट नहीं लिख सकते? कहाँ दिख रहा है आपको प्रोसेस ए स्टॉक अकाउंट? चाहिए ये 1950 पे। जो वर्ड आपको परेशान करेगा हमें वो देखना ही नहीं। तो यहाँ तो प्रोसेस बी होगा ना? नहीं नहीं कोई बात नहीं, रुक जाओ। प्रोसेस ए का जो आउटपुट है वो यहां से तैयार होकर, प्रोसेस ए वालों के लिए तो वो क्या है, उनका फिनिश प्रोडक्ट है कि जी लो जी हमने तो अपना तैयार करके दे दिया, अब आप लोग लगाओ अपना दिमाग इसके ऊपर। तो वो 1950 यूनिट्स दिए हैं। तो क्वेश्चन ये है कि ये 1950 यूनिट्स की वैल्यू क्या है? वैल्यू कैलकुलेट करें हम। तो डेबिट को ऐड करो बेटा आप, 38,000। और उसमें से कितने कवर हो गए आपके? 40 रुपीज ओनली। 40।
कितने यूनिट्स आपने इनपुट की थी 2000 और इसमें से कितने यूनिट्स नॉर्मल लॉस 40 गए? 40। ये 40 रुपीज है, रुपीज में से रुपीज माइनस हो गए और यूनिट्स में से यूनिट्स। तो बेटा ये कैलकुलेशन है जो बहुत सिंपल कैलकुलेशन है। 38,000 रुपीज मैंने खर्च किए थे 2000 यूनिट्स पे, 40 यूनिट्स वेस्ट हो गए। उनका वेस्ट होना पहले से ही डिसाइडेड था, होता ही ऐसा नॉर्मली 2% वेस्टेज होती है। 40 रुपीज उससे कवर भी हो गए। तो अब बताओ ये डिवाइड करके कितना आया कैलकुलेटर पे? पॉइंट्स में आ रहा है सर, हाँ आने दो, कितना आ रहा है 19.367। ये देखो, फिर आगे कुछ होगा तो 8 कर दिया हमने, 19.368। अब जो भी आ रहा है कैलकुलेटर पे ऐसे ही रहने देना, इसे राउंड फिगर नहीं करना। इसको इंटू कर दो 1950 से, 37766। लो जी आंसर आ गया आपका कि जो प्रोसेस ए की आउटपुट है वो 37,000 समथिंग की है, जो यहां से प्रोसेस बी में जाएगी, जो यहां से प्रोसेस बी में जाएगी। लेकिन अभी भी हमारा टेबल कंप्लीट नहीं हुआ, क्योंकि 2000 में से 40 की बात हो चुकी, 1950 की बात हो चुकी, कितने रह गए? 10 यूनिट्स। तो बेटा ये है हमारा एबनॉर्मल लॉस, जिसके बारे में हमें कोई आइडिया नहीं था, देयर वाज नो आइडिया। तो जब एक मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस होती है, कुछ पार्ट तो बेटा वेस्ट होना ही होना होता है। आप बिस्किट्स बना रहे हो तो कुछ बिस्किट तो टूट जाएंगे, खराब हो जाएंगे। ज्यादा वो क्या बोलते हैं उसको, भूल गए, बेकरी प्रोडक्ट्स में क्या होता है, कुछ वो ज्यादा कई बार ऐसा होता है कि कलर चेंज हो जाता है उनका, या उनका टेस्ट खराब हो जाता है। तो हर एक बेकर कंपनी ब्रिटानिया जैसे है, तो आप जब ब्रिटानिया के बिस्किट को परचेज करते हो, आपको पैकेट में सारे बिस्किट एक जैसे नजर आते हैं, सबका टेस्ट भी सेम होता है, पर जब बनते हैं तो कुछ यूनिट्स खराब भी होते हैं। कुछ बिस्किट्स, वो खराब बिस्किट्स को आगे बेच देते हैं एज ए ओपन प्रोडक्ट, किसी को भी एनिमल फीड बन जाती है ना, कुछ ना कुछ तो मिलेगा उसका। तो ब्रिटानिया कंपनी के 40 बिस्किट्स का 40 रुपीज उनको मिल चुका है। लेकिन कुछ बिस्किट्स बेटा और खराब होते हैं, नॉट ड्यू टू नेचर, वो बिस्किट्स की नेचर नहीं होती, वो ड्यू टू लेबर या मशीन फेलियर। कई बार मशीन बिस्किट्स को तोड़ देती है, कई बार लेबर की गलती से मशीन, वो जो बिस्किट्स का ट्रे है वो खराब हो जाता है। वो है एबनॉर्मल लॉस, जो कभी हो भी सकता है और नहीं भी। इस क्वेश्चन में हो रहा है क्योंकि 10 यूनिट्स अभी भी कम पड़ रहे हैं, तब जाके आएगा एबनॉर्मल लॉस। तो अब आज के आपके लिए न्यू है सब कुछ आगे सब यूज टू हो जाओगे कि 2000 इनपुट डाल ली, उसमें से 40 नॉर्मल लॉस दिया हुआ है, 1950 आउटपुट दिया हुआ है, और बाकी का रह गया एबनॉर्मल लॉस, बैलेंसिंग फिगर। अब इस एबनॉर्मल लॉस की भी वैल्यूएशन की जाएगी। आपको याद है बेटा कंसाइनमेंट चैप्टर में समझाया था मैंने आपको कि नॉर्मल लॉस विल नेवर बी वैल्यूड, ऑलवेज वैल्यूएशन किसकी होती है? एबनॉर्मल लॉस की। हाँ एबनॉर्मल लॉस, क्योंकि ये हमारी गलती से हुआ है, हमें इसको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में शिफ्ट करना है। बट हर बार पहले एबनॉर्मल लॉस अकाउंट बनेगा, आपको दिखाता हूं, फिर एबनॉर्मल लॉस अकाउंट का जो बैलेंसिंग फिगर है, क्योंकि एबनॉर्मल लॉस हमारा कवर हो जाता है ना इंश्योरेंस कंपनी से, कुछ ना कुछ हमें पैसा मिल जाता है इंश्योरेंस कंपनी से कह लो, या हम प्रोडक्ट को बेच देते हैं 1 रुपए के हिसाब से, एबनॉर्मल लॉस कवर हो जाता है। जो कवर नहीं होता वो कॉस्टिंग पीएल में जाता है, तो आगे जाके एबनॉर्मल लॉस अकाउंट भी बनेगा। अभी 2 क्लासेस लगेंगी इसके ऊपर ना, तब तक हम पहुंचेंगे। तो ये पूरा कॉन्सेप्ट है। अगर ये क्वेश्चन कंप्लीट करवा दिया मैंने आपको नेक्स्ट क्लास में, तो आपके फर्स्ट 15 क्वेश्चन ओवर हो गए, क्योंकि हर क्वेश्चन फिर सेम है जो करने वाला है, कुछ तो करने वाले नहीं है, आउट ऑफ पैटर्न है। और आपके लिए जो इंपॉर्टेंट है वो ये 12, 13, 14, 15, बस ये 4-5 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है जिनमें आपको ये पॉइंट्स मिलेंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट है 15 क्वेश्चन, और ये एग्जाम में भी आया हुआ है, बीकॉम पंजाब लिखा हुआ है, आपको फाइनल टच में फुली सोल्ड मिलेगा ये क्वेश्चन। और किसी के पास फाइनल टच है अगर, और उसको मिल जाता है, तो वो इसकी पिक्स भी शेयर कर सकता है। बट चलो वो तो है ही वैसे सोल्यूशन हमारे पास, ये लीड नहीं है। तो अब वापस आते हैं, नॉर्मल लॉस की वैल्यूएशन नहीं की मैंने सिर्फ उसकी सेल प्राइस दिखाई है।
कि बाय चांस 40 रुपीज कवर हो गई क्योंकि लिखा हुआ है क्वेश्चन में। अगर कवर नहीं होते तो मैं यहाँ पे डैश लगा देता, कोई इशू नहीं है। कई बार नॉर्मल लॉस ऐसा हो जाता है कि वो गायब भी हो जाता है, इवेपोरेशन, तो उसको तो हम पकड़ ही नहीं पाते। और कई बार नॉर्मल लॉस क्या होता है, जैसे बिस्किट्स खराब होके नॉर्मली होते हैं तो वो बिक भी जाते हैं, बेचना तो बेच दो। लेकिन एबनॉर्मल लॉस को बेचेंगे एबनॉर्मल लॉस के अकाउंट में ले जाकर, यहां सिर्फ एबनॉर्मल लॉस की वैल्यूएशन होगी सो दैट उसका हमारी कॉस्टिंग पे इफेक्ट ना आए। जब हम एबनॉर्मल लॉस को कंप्लीटली अकाउंट में से क्रेडिट कर देंगे, माइनस कर देंगे, तो जो रेस्ट फिगर आएगी वो किसकी आएगी, ओनली 1950 यूनिट्स की। तो दैट्स वाई रूल है बेटा स्टैंडर्ड, एबनॉर्मल लॉस को ऑलवेज अकाउंट में से क्रेडिट कर दिया जाता है। कंसाइनमेंट अकाउंट में क्या लिखा था हमने, बाय एबनॉर्मल लॉस, सेम वैल्यूएशन कैसे होगी, सेम वे में। चाहे आप एबनॉर्मल लॉस की वैल्यू पहले निकाल लो या 1950 की, क्वेश्चन तो यही तक है ना आपके सामने बुक में कि हम 38,000 खर्च करते हैं, 40 रुपीज हमें वापस मिलते हैं, कितने यूनिट्स पे, 1960 यूनिट्स पे। तो बताओ 10 यूनिट्स की वैल्यू क्या है, 194। 1950 यूनिट्स की वैल्यू क्या है, 37,000। तो किसी को पहले निकाल लो, आपकी चॉइस है वो। सर ये 194 एज ए बैलेंसिंग फिगर नहीं निकाल सकते हैं, शो करके दिखाना होता है। शो करना पड़ता है बेटा, देखो ये वैल्यूएशन से ना आगे वर्किंग नोट्स Okay. बनते हैं इसके, सारे वर्किंग नोट्स दिखाने पड़ेंगे बाद में। ये 194 कैसे आया, या तो वहीं दिखा दो ब्रैकेट में, ठीक है ओके ना, सर। तो वो चॉइस है आपकी। चलिए आगे। अब एक मेन क्वेश्चन आता है सामने, ये ऑलमोस्ट 2 आवर्स का क्वेश्चन है, इतना टाइम है ही नहीं हमारे पास आज। प्रोसेस ए अकाउंट का जो आउटपुट है वो प्रोसेस बी में जाएगा, बट अगर आपको प्रोसेस ए का ओपनिंग स्टॉक या क्लोजिंग स्टॉक दिया है तो इट मीन ये सीधा प्रोसेस बी में नहीं जाता, पहले ये अपने गोडाउन में जाता है। प्रोसेस ए का गोडाउन है ना, जहां गाड़ी की चैसी बना बना के रख रखी है, होता है ना ऐसा, एक साथ चैसी बना दी 100-150। अब उसके ऊपर गाड़ी तो बाद में बनेगी जब ऑर्डर आएगा, चैसी बना बना के रख दो, जिसको बोलते हैं वर्क इन प्रोग्रेस। तो बेसिकली ये प्रोसेस ए के लिए आउटपुट है, बट हमारी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स का क्या है, ये वर्क इन प्रोग्रेस, जो अपने स्टॉक में जाएगा और वहां से कितने बी में जाने हैं ये डिसाइड होगा। दैट्स वाई बेटा नोट इन एवरी क्वेश्चन, जो मेन क्वेश्चन है उनमें प्रोसेस ए के बाद प्रोसेस ए स्टॉक काउंट बनता है। तो दैट्स वाई मैं यहां लिखूंगा बाय प्रोसेस ए स्टॉक काउंट। तो आते हैं जी आगे नेक्स्ट पे, आई थिंक इतने में तो आपने ड्रॉ कर ही लिया होगा। नेक्स्ट पार्ट पे आते हैं, प्रोसेस ए स्टॉक काउंट। सर कहाँ लिखा है कि स्टॉक वो डाउन में आता है? दिखा नहीं होगा बेटा, आपको स्टॉक्स के बैलेंस दिए होंगे, ओपनिंग स्टॉक क्लोजिंग स्टॉक, चेक करो। ओपनिंग स्टॉक स्टॉक, वैल्यूएशन ऑन जुलाई 1। हाँ अच्छा हाँ ओपनिंग, हाँ हाँ। आपको ओपनिंग स्टॉक की वैल्यू दी है, ओपनिंग स्टॉक के यूनिट्स दिए हैं, मतलब क्लोजिंग स्टॉक के यूनिट्स दिए हैं। तो इसका मतलब हाउ कैन यू डिसाइड कि 1950 यूनिट्स बी में जाएंगे, ये आप डिसाइड नहीं कर सकते ना, आपका स्टॉक काउंट डिसाइड करेगा कि बी में कितने जाएंगे। ये आपने इस साल बनाए हैं, ट्राई टू अंडरस्टैंड बेटा, आपने 1950 यूनिट्स इस साल बनाए हैं, जबकि 200 यूनिट्स आपके पहले से पड़े थे। तो टोटल कितने हो गए आपके पास, 2150। डिफरेंस ये है कि ये 200 यूनिट्स पिछली बार बने थे, उसकी अलग कॉस्ट रही होगी, ये इस साल बने हैं, बट है तो एक जैसे ना। अगर ये 1950 चैसी है तो ये 200 भी चैसी होगा, मतलब जो है वैसे ही होगा। तो हमारे पास ईयर के स्टार्टिंग में 200 यूनिट्स का वर्क इन प्रोग्रेस पड़ा था प्रोसेस ए का, ये प्रोसेस ए है, ठीक है, प्रोसेस ए स्टॉक काउंट। तो हम लिखेंगे टू ओपनिंग बैलेंस 200 यूनिट्स एट द रेट 19 रुपीज। अब देखो बेटा इस समय हमारी कॉस्टिंग क्या आई है, 19.368। थोड़ा सा रॉ मटेरियल महंगा हो गया होगा ऑलमोस्ट, लेबर या कुछ भी ऐसा चलता है इतना। तो ओपनिंग स्टॉक 19 रुपीज के हिसाब से पड़ा है, ये मेंशन करना है आपने सब कुछ।
200 यूनिट्स का 3800। देन और स्टॉक बन के आया प्रोसेस ए से, और स्टॉक बनकर आया प्रोसेस ए से इस साल कितने यूनिट्स बेटा? 1950। किस रेट पर? 19.367। हाँ, ये आपने अभी खुद देखा ही है खुद, क्योंकि ये तो आपके सामने बने हैं गर्मा गर्म। ये पहले के पड़े हैं, ये इस साल तुमने बनाया अभी अपने सामने। तो टोटल स्टॉक हमारे पास हो गया 2150 का। बहुत सिंपल और इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है। अगर मैं रिकॉर्डिंग भी शेयर कर देता ना, क्योंकि मेरे माइंड से निकल गया नहीं, मैं शेयर कर ही देता, तो शायद ये क्वेश्चन तुम वहीं से करके आज हम आगे बढ़ रहे होते। ये 2 घंटे बच जाते हमारे। 2-1 कुछ नहीं पूछने वाला इसमें आपका ज्यादा, सब जो अभी तुम पूछ रहे हो ना वो वैसे ही वो क्लियर हो जाएगा अपने आप ही आगे जाके। कुछ अगर नहीं क्लियर हो रहा होगी, जैसे आपने पूछा था कि सर प्रोसेस ए की जगह प्रोसेस बी ना चाहिए, तो जैसे ही आप ये आगे बढ़ते हो आपको क्लियर हो जाएगा कि क्यों नहीं आना चाहिए। 200 यूनिट्स ओपनिंग है, 1950 आपने और ले आए। 2150 में से यहां पर हमें 150 का क्लोजिंग स्टॉक रखना है, क्लोजिंग बैलेंस हमें रखना है। यहाँ पे डिसीजन हो चुका है कि 2150 जो प्रोसेस ए ने बना दिया है वो प्रोसेस बी में नहीं जाएगा, प्रोसेस ए के क्लोजिंग स्टॉक में रहेगा। ऑलवेज हम क्लोजिंग स्टॉक मेंटेन करते हैं ना ऑर्डर के हिसाब से, अब डिमांड नहीं होती तो फिर क्लोजिंग स्टॉक ज्यादा होता है। तो 150 यूनिट्स क्लोजिंग स्टॉक में पड़े हैं, तो ये क्या शो करते हैं? हमने प्रोसेस बी में कितने भेजे होंगे? 2000। दैट इज द बैलेंस फिगर। अब जाके डिसाइड होगा, प्रोसेस ए का स्टॉक काउंट बताएगा कि प्रोसेस बी वालों ने कितना प्रोडक्ट मांगा है। बेटा ये डिमांड है, किसकी डिमांड है? बी की, डिमांडेड बाय बी। बी की तरफ से रिक्वेजिशन आएगी कि प्लीज हमें 2000 चैसी भेज दो, हमने कार बना के आगे भेजनी है। तो फिर प्रोसेस ए स्टॉक काउंट क्या करेगा? स्टोर कीपर क्या करेगा? 2000 यूनिट्स आगे भेज देगा पूरे साल में और 150 वहां पे रह जाएंगे। क्वेश्चन ये है कि 2000 यूनिट्स कौन से वाले हैं? ओपनिंग वाले हैं या नए वाले हैं? तो आपका आंसर होगा सर FIFO। क्या आंसर होगा? कि सर इसमें 200 यूनिट्स तो पहले वाले हैं, नहीं तो वो खराब ही हो जाएंगे बड़े बड़े, और 1800 करंट वाले हैं। बट आप इसकी वैल्यूएशन भी हम कर सकते हैं, देखो ना यहां से भी कर सकते हैं ना, करो आप, आपके सामने हो जाएगा 37766 डिवाइड बाय 1950 इंटू 1800। जल्दी बताओ कितना आंसर आएगा 1800 का? वही 19.668 के हिसाब से 1800 यूनिट 34861 और 200 यूनिट्स तो स्टार्टिंग वाले पड़े ही हैं 3800 के, इन दोनों को ऐड कर लो बेटा। ये हमारी अंडरस्टैंडिंग है, ये आंसर आ जाएगा। ये थोड़ी की बैलेंस Yes, फिगर ही आएगी, वो हमें पता है ना कि उसके अंदर क्या है। 200 पहले वाले हैं, 1800 गर्मा गर्म जो अभी बने हैं वो वाले हैं। इट मीन जो 150 बचे हैं वो कौन से वाले हैं? FIFO क्या बोलता है? क्लोजिंग वाले। हाँ वही पूछ रहा हूँ, FIFO क्या बोलते हैं कि एंड में जो बचेगा वो लेटेस्ट वाले हैं। तो इट मीन्स क्या समझ आया बेटा? स्टार्टिंग के 200 यूनिट्स आगे प्रोसेस के लिए चले गए, जो गर्मा गर्म बने थे उसमें से 1800 चले गए और 150 वहीं रह गई। ये इस साल का क्लोजिंग स्टॉक है, अगली बार का ओपनिंग है। तो जैसे इस साल ओपनिंग कितना पड़ा था? 19 रुपीज वाला, अब मार्केट में प्राइस बढ़ गई तो अब इस बार क्लोजिंग स्टॉक कितना पड़ा? 19.368 वाला। तो ये चलता रहेगा। दिस इज योर प्रोसेस ए स्टॉक काउंट। सर इस क्वेश्चन में एंड में एक लाइन लिखी है लास्ट में, क्या लिखे हैं? स्टॉक ऑन 31st July 2020 आर टू बी वैल्यूड एट कॉस्ट एज शोन बाय मंथ्स प्रोडक्शन अकाउंट्स। तो इसका क्या रोल है फिर? बेटा ये जो हमने आंसर निकाला ना, ये है वो कि जो भी 31 जुलाई को आप स्टॉक बचाओगे वो कॉस्ट पे बचाओगे। मींस हमारी जो करंट कॉस्ट है, ये जो हमने FIFO अज्यूम किया ना,
हमारी यस जो सर, बट फिर इसमें हम ये एजम्पशन नहीं ले सकते ना, क्योंकि फीफो लिया, बाकी किसी क्वेश्चन में ले लें, बट इस क्वेश्चन में क्योंकि स्पेसिफिकली मेंशन्ड है। नहीं नहीं, फिफो तो वैसे ही बाय डिफॉल्ट यूज होता है बेटा, ना भी मेंशन हो तो अभी इस लाइन की कोई इंपॉर्टेंस नहीं है। कहते हैं 31 जुलाई को जो स्टॉक वैल्यू होगा वो उस मंथ की कॉस्ट पे होगा। तो हमारी इस मंथ की जो कॉस्ट है, अब ये ईयरली अकाउंट नहीं ना, मंथली अकाउंट है, कि इस मंथ जो प्रोडक्ट बने गर्मा गर्म वो 19.368 का बने। अब ये लाइन नहीं लिखी होती तब भी मैं फिफो मानता, बाय डिफॉल्ट फिफो ही होता है। लिफो तब जब कुछ कहा हो तो लगाते हैं। सर नीचे नोट लिखते हैं फिर कि फीफ लगाया ना हमने। ना ना, कोई जरूरत नहीं है, लिखना लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है। FIFO is followed, that is all opening have transfer to process B। इतनी इंपॉर्टेंट बात नहीं है ये, इस चैप्टर की एक बाय डिफॉल्ट अजम्पशन है, लिख दो आपकी मर्जी है, नॉट इम्पोर्टेंट, आपको हर क्वेश्चन में नहीं लिखा मिलेगा। तो 2000 यूनिट्स हमने आगे भेज दिए और क्लोजिंग स्टॉक को हमने इस मंथ की कॉस्ट पे, लेटेस्ट कॉस्ट पे मेंशन कर दिया। तो FIFO ये कहता है कि पहले वाले आगे भेज दो प्रोसेसिंग के लिए और लास्ट वाले अपने पास रख लो, लिख दो कि FIFO फॉलो किया हमने। अब प्रोसेस बी आती है, प्रोसेस बी का भी एक ओपनिंग स्टॉक है, पर उस वो तो प्रोसेस बी के स्टॉक काउंट की बात होगी। प्रोसेस बी में कोई ओपनिंग स्टॉक नहीं है, उसके पास तो प्रोसेस ए से आएगा जो भी आएगा, उसका जो सर बेसिक। है तो है 300 का। बेटा वो प्रोसेस बी का स्टॉक काउंट है ना, हम प्रोसेस बी अकाउंट बना रहे हैं अभी। प्रोसेस बी के पास प्रोसेस होने के लिए कौन सा स्टॉक आएगा, जो ए से आया है, ए के स्टॉक काउंट से आया है। तो हम यहाँ क्या लिखेंगे? यस सर। सर जो वो पड़ा है, जो ओपनिंग स्टॉक दे रखा है वो प्रोसेस बी का फिनिश्ड गुड्स है ना। यस, वो प्रोसेस बी का फिनिश गुड्स है। अभी तो हम पहले गर्मा गर्म बनाएंगे ना यहाँ पे, उसको फिर स्टॉक में लेके जाएंगे। अभी तो प्रोसेस ओके ए से सर। बन के आया है, जो प्रोसेस ए का फिनिश था, लेकिन प्रोसेस बी का क्या है, इनपुट। इनपुट। ये वही इनपुट है बेटा जो यहाँ पे 200 यूनिट्स थे, सॉरी यहाँ पर 2000 यूनिट्स थे, क्योंकि हमें इनपुट सिर्फ एक बार डालना पड़ेगा। तो जो प्रोसेस ए में 2000 यूनिट्स का इनपुट डाला था, वही 2000 यूनिट्स 1950 बनकर स्टॉक में आए और वही 2000 बनकर प्रोसेस बी में जा रहे हैं। तो हर प्रोसेस का एक बेस रॉ मटेरियल होगा। तो प्रोसेस बी का बेस रॉ मटेरियल क्या है, वो फ्रेम जो बन के आ रहा है पीछे से, मुझे उसको कंप्लीट करना है, तो मैं इसमें अपना रॉ मटेरियल ऐड कर दूंगा। ये तो बन के है ना पहले से ही। नाउ आई विल ऐड माई ओन रॉ मटेरियल 3000, माई ओन लेबर, माई ओवरहेड्स, ये सब डालने के बाद, अभी इसको मत देखना, ये सब डालने के बाद हमारी टोटल कॉस्ट कितनी आई, चेक करो बेटा, ऐड करो इन सबको। $56,661। कितनी? 50,661। ठीक है। और ये कितने यूनिट्स की कॉस्ट थी? 2000। अब इस प्रोसेस का नॉर्मल लॉस अलग होगा, क्योंकि हर प्रोसेस का नॉर्मल लॉस का एक अलग एक्सपीरियंस होता 5%। है। तो कहते हैं यहाँ 5% लॉस होता है, थोड़ा ज्यादा होता है लॉस यहाँ पे। तो 2000 यूनिट्स का 5% कितना होगा, 100 यूनिट्स। 5% ऑलवेज किसका निकालेंगे, इनपुट का ना। तो 2000 यूनिट्स का 5% 100 है, और यहाँ भी रेट 1 रुपया दिया हुआ है, चेक करो। यस सर। वो सबसे ऊपर लिखा हुआ है बेटा एवरीवन, थर्ड लाइन में, थर्ड पैराग्राफ में लिखा हुआ है कि ए और बी का जो स्टॉक है वो 1 रुपये पे सेल होता है, जो भी लॉस होता है, और प्रोसेस सी का 4 रुपीज, क्योंकि प्रोसेस सी में तो सब कुछ बन चुका ना ऑलमोस्ट, तो प्रोडक्ट की कॉस्ट ज्यादा होगी। तो यहाँ 1 रुपये के हिसाब से आपने 100 रुपये में बेच देना है। अब ये देखो बेटा, कितने यूनिट्स यहाँ पे रेडी हो रहे हैं जो आगे अपने स्टॉक में जा रहे हैं, 1925। 1925। तो ये बड़ी अजीब बात नहीं है। 2000 में से 100 माइनस करके कितना बच गया,
1900. नहीं, 1925 आएगा ना, आप करके देख लो। 2000 माइनस 100 इज ऑलवेज इक्वल टू 1925। थोड़ा Oh, अजीब अजीब नहीं लग रहा सुनने में? अजीब लग रहा है क्योंकि अजीब है ना, क्योंकि 1900 बनना चाहिए, बट ये तो 1925 बन गया। इसका मतलब इस साल हमें एबनॉर्मल लॉस हुआ ही नहीं, रादर क्या हो गया, abnormal gain. अबनॉर्मल गेन। अब अबनॉर्मल गेन को समझने में टाइम लगेगा अभी हमें, बट इतना समझ लीजिए कि जब एक्सपेक्टेशन से, अब मैं जो वर्ड बोलने जा रहा हूँ बेटा वो रिजल्ट है इतने इयर्स का, इतने इयर्स में ये रिजल्ट सामने आया है डिफरेंट डिफरेंट स्टूडेंट्स से बात करके। एक्सपीरियंस का मीनिंग ये नहीं टीचिंग एक्सपीरियंस, एक्सपीरियंस का मीनिंग स्टूडेंट से, जैसे अभी मैं तनीषा, इंद्रजोत, हरप्रीत इनसे बात कर रहा हूँ, लास्ट ईयर स्टूडेंट्स डिफरेंट थे, तो इन सब ने अपना एक्सपीरियंस मुझे दिया है, इनके डाउट्स, इनकी अंडरस्टैंडिंग। तो मतलब हम इतने स्टूडेंट्स की अंडरस्टैंडिंग से निकल चुके हैं, तो अब ये समझ आ गया कि आपको कैसे समझ आएगा। अब आप नए तरीके से कोई क्वेश्चन पूछोगे तो वो आज का नया डाउट हो सकता है कि यस स्टूडेंट्स ऐसे भी सोच सकते हैं। ये होता है ना, आप अटक जाते हो एक पॉइंट पे कि नहीं सर अभी भी समझ नहीं आ रहा, तो वो एक पर्टिकुलर केस होता है जहां लगता है कि नहीं कुछ नया एग्जाम्पल क्रिएट करना पड़ेगा। तो यहाँ ये जो स्टैंडर्ड लाइन है मैं बोलने जा रहा हूँ, अगर समझ आता है तो ओके है, नहीं फिर मैं कुछ नया समझाऊंगा। जब हम एक्सपेक्टेशन से ज्यादा लॉस शो करते हैं, मीन जितना लॉस हमें एक्चुअली हो रहा है नॉर्मल लॉस, उससे ज्यादा हम लॉस शो कर रहे हैं। ऐसे ही जैसे मुझे एक्सपेक्टेड था कि 80 लॉस होगा, लेकिन मैंने कितना दिखा दिया 100, तो उस केस में हमारी आउटपुट हमेशा ज्यादा निकलेगी, क्योंकि एक्चुअली लॉस हुआ ही नहीं 100। एक्चुअल लॉस कितना हुआ है बेटा, कितना हुआ है 75. 75। एक्चुअली मशीन्स के अंदर जो प्रोडक्ट खराब हुआ है ड्यू टू नेचर, उससे 75 हुआ है, लेकिन मेरा जो रेट है एक्सपीरियंसेस का वो ये बता रहा है कि 100 होना चाहिए था, इसलिए मैं नॉर्मल लॉस को पहले दिखा देता हूँ 100। तो इट मीन 2000 में से 100 का लॉस एक्सपेक्टेड था पर उतना हुआ नहीं, कम हुआ है उससे। दैट्स वाई आपको आउटपुट ज्यादा नजर आ रही है। अब इसको ऐसे ही बोल सकते हो, अगर आउटपुट ज्यादा हो, एक्सपेक्टेशन से ज्यादा आउटपुट हो, मेरी एक्सपेक्टेशन कितनी थी, कितनी आउटपुट होगी, 1900. क्योंकि हर बार ऐसे ही होता है, 2000 डालते हैं सेकंड प्रोसेस में, 100 अबाउट लॉस हो जाता है 5%, और बाहर कितने निकलते हैं 1900। बट इस बार ऐसा नहीं हुआ, इस बार रॉ मटेरियल की क्वालिटी बढ़िया थी, कुछ ऐसा कह लो, तो इस बार प्रोडक्ट ज्यादा बने हैं। तो अगर ज्यादा बने हैं तो ये मेरा एक गेन है। तो कई बार ऐसा भी होता है, ये नहीं कि हर बार लॉस ही होता है, कई बार गेन भी हो जाता है। जरूरी नहीं कि आपका मोबाइल हर बार चोरी होगा, आपको भी किसी का मोबाइल मिल सकता है रास्ते में पड़ा हुआ, ये आपका गेन है। ऑलवेज तो होता है कि मेरा मोबाइल चोरी हो गया या मेरा मोबाइल गुम हो गया, पर कभी कभी ये स्टूडेंट बोलता है कि सर मुझे ना ये मोबाइल पड़ा मिला है, कहीं पे पड़ा था, किसी ने कहा ही नहीं कि मेरा है, तो ये अब मेरा हो गया। दैट इज अ गेन, बिकॉज आपको एक रोड पे पड़ा मिला है मोबाइल किसी, विदाउट सिम, नो डाटा, तो हाउ कैन यू रिकॉग्नाइज किसका है, आप चाह के भी वापस नहीं कर पाओगे। तो बेटा ये आपका गेन है, गॉड हैज गिवन यू, रख लो अपने पास, कोई बात नहीं। कभी कभी होता है ऐसा, ये थोड़ी हम निकल पड़ेंगे मोबाइल ढूंढने अब आज रोड पे, ऐसा नहीं मिलेगा। एबनॉर्मल लॉस के चांसेस ज्यादा होते हैं कि आपका मोबाइल चोरी हो सकता है, कभी भी गुम हो सकता है, कभी कभी गेन भी होता है। गेन कब होता है, जब आपके पास एक्सपेक्टेशन से ज्यादा आउटपुट होती है, तो गेन होगा, और वो इधर लिखा जाएगा क्योंकि हमारा क्रेडिट साइड ज्यादा हो गया। सो इट मीन्स 2000 यूनिट्स इनपुट डालने पे 100 का नॉर्मल लॉस होता ही है हमेशा, पर आउटपुट इस पर ज्यादा हुई है। तो अब एबनॉर्मल गेन की वैल्यू कैसे करेंगे हम, बताइए। 50661 minus 100 by 2000 minus 100. एक तो आंसर आएगा 26.611 yes sir. इंटू 25 कर दो,
665. सिंपल। अब एबनॉर्मल लॉस क्रेडिट साइड आएगा, क्योंकि क्रेडिट साइड कम पड़ती है, वो एक बैलेंस फिगर है क्रेडिट साइड की। और एबनॉर्मल गेन किसकी बैलेंस फिगर है? डेबिट साइड। Debit side. बट कैलकुलेट करके दिखाना है, वो आपकी मर्जी, वर्किंग नोट में ले जाओ या ये वाली ब्रैकेट यहीं लगा दो, सब चलेगा। तो बस हो गया डिसाइड। अब यहां से 1925 यूनिट्स बनकर रेडी हैं और इसकी एक वैल्यू आ गई। अब अगर आप 1925 से मल्टीप्लाई करोगे तो मींस 125, सॉरी 25 या 1925 एक ही बात है। 25 यूनिट्स एबनॉर्मल गेन है और टोटल यूनिट्स कितने बने? 1925। दोनों की वैल्यूएशन की जाती है। आप किसी एक की कर लो, दूसरे का आंसर एज ए बैलेंस फिगर भी लिख सकते हो, लेकिन ये जरूर लिखना है कि आज किस रेट पे बना है, 26.611 पे। फिर इसको उठा के बेटा प्रोसेस बी के स्टॉक में ले जाओ। यहां से मैं आपको होमवर्क में दे रहा हूं, अभी वो टाइम एक्सटेंड नहीं कर सकते। प्रोसेस बी का जो प्रोडक्ट बन के रेडी हुआ है वो यहां से प्रोसेस बी के स्टॉक में जाएगा, वहां उसका ओपनिंग स्टॉक पड़ा है, उसका रेट दिया हुआ है, ये बन के आया ऊपर से। यहां से हम 400 यूनिट्स रख लेंगे क्लोजिंग स्टॉक में, नए वाले गर्मा गर्म वाले, और बाकी प्रोसेस सी में चले जाएंगे एज ए बैलेंस फिगर। फिर प्रोसेस सी आएगा, वहां लिखा जाएगा टू प्रोसेस बी स्टॉक काउंट, बट स्टॉक काउंट स्टॉक से आ रहे हैं ना ये गर्मा गर्म बन के। फिर यहाँ का खर्चा, यहाँ का नॉर्मल लॉस कितने परसेंट है? 10%. हाँ, तो राउंड फिगर करके 183 आ गया। और वो 4 रुपीज के हिसाब से बिक रहा है, वो क्वेश्चन में लिखा हुआ है 4 रुपीज, वो यहाँ आ गया। फिर यहाँ का आउटपुट गिवन है, उसके हिसाब से डिसाइड होगा कि एबनॉर्मल गेन है कि एबनॉर्मल लॉस है। यहाँ एबनॉर्मल लॉस है, फिर उसकी वैल्यूएशन आएगी, इसकी वैल्यूएशन आएगी। फिर प्रोसेस सी का ये स्टॉक बनकर प्रोसेस सी के स्टॉक अकाउंट में जाएगा, वहां उसका ओपनिंग होगा, प्रोसेस सी से बन के आएगा गर्मा गर्म। अब यहां पर टोटल बन चुका, क्योंकि इसके आगे प्रोसेस नहीं है, दिस इज कॉल्ड फिनिश गुड स्टॉक काउंट। प्रोसेस सी स्टॉक काउंट से प्रोसेस डी में नहीं जाना, क्योंकि गाड़ी रेडी है, बन चुकी है। अब और क्या बनाओगे, बन तो चुकी। इसको फिनिश स्टॉक में डाल दो, जहां कस्टमर आएगा और अपने हिसाब से पसंद करके ले जाएगा। ट्रांसफर टू फिनिश स्टॉक काउंट। बस बेटा यहां तक आपको होमवर्क में करना है। ओनली 1 क्वेश्चन दे रहा हूं होमवर्क में। अगर आपको अच्छा लगे कि समझ आ गया तो आप 14 और 13 और 12 ये 3 क्वेश्चन होमवर्क में एडवांस में ट्राई कर सकते हो, या वेट करना नेक्स्ट क्लास तक का। क्लास ओवर करो एवरीवन, सेम 6 का क्लास है अभी ना, दे आर वेटिंग। Thank you, sir. वेलकम बेटा, वेलकम Thank you, sir. Thank you, sir. वेलकम।